गुड इवनिंग सुष्निम जी। गुड इवनिंग सर। वेरी सर ले ज्वाइन नहीं हो रहा था। अच्छा इतना ट्राई किया मैंने। अभी आपने एक लिंक भेजा उसी में हुआ। अच्छा, तो वो सेम ही लिंक तो है पहले वाला। हाँ, जस्ट यस्टरडे वाला ही था। दिव्या, वाई यू आर लेट? यस सर। वाई वर यू लेट? सर लेट मैथ्स क्लास खत्म ही नहीं हुआ है, अभी तक भी नहीं हुआ है, चल रहा है। ओके, मैथ्स बहुत पढ़ रहे हैं आजकल। ठीक है, ओके एवरीवन, टर्न ऑन योर कैमराज। और कल जो लोग क्लास में नहीं थे, दिव्या वाज नॉट देयर एंड सोना वाज नॉट देयर। कल द क्लास ऑफ फिजिक्स वाज ऑफ 1.5 hour। वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ द थिंग्स देयर। ठीक है, कई सारी चीज़ों को हमने कवर किया था बेसिकली। एंड so we today going to do the things from onwards। उसके आगे करेंगे। if anyone has any doubt, सुष्नेम, रिकी was there in the yesterday's class। सुष्नेम थी या रिकी थी, दो लोग थे शायद क्लास में। ठीक है, तो कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। बाकी आई हैव शेयर द पीडीएफ फिजिक्स का, केमिस्ट्री का भी अभी नहीं शेयर किया शायद मैं। फिजिक्स और बायो आई हैव शेयर्ड। और बायो वाला जो अपडेटेड था, मतलब जिसमें मैंने हाईलाइट की चीज़ों को अंडरलाइन किया है, वो वाला मैंने शेयर किया, कुछ एडिट भी किया है, तो आई हैव शेयर दैट। ठीक है, ओके। तो फिजिक्स में कई सारी चीज़ों के बारे में बात कर चुके थे, उसके आगे बात करेंगे। फिजिक्स की लास्ट क्लास देखी आपने? रिकॉर्डिंग अभी नहीं देखी? नहीं देखी होगी, कोई बात नहीं। फिजिक्स की बस क्या बचा था हमारा यहाँ पे? वी वर लेफ्ट विद इलेक्ट्रिसिटी आई थिंक। ठीक है, एंड देन वी विल मूव टू द सेक्शन ऑफ केमिस्ट्री टुडे। ठीक है, ओके। इलेक्ट्रिसिटी के कुछ कॉन्सेप्ट बचे हैं, इसको थोड़ा सा देख लेंगे, एंड देन विल मूव टू द सेक्शन ऑफ द केमिस्ट्री। ठीक है, क्योंकि टोटल फिजिक्स में देयर वाज ओनली 40 पेजेस होते हैं। इन द केमिस्ट्री देर आर अबाउट 90 पेजेस, 80-90 पेजेस। सो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा एंड क्वेश्चन भी बनते हैं वहाँ से अच्छे। सो टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिसिटी में ओवरऑल जैसे मैंने बात किया था कि हाउ द थिंग्स मूव, ओवरऑल मूवमेंट कैसे होता है इलेक्ट्रिसिटी में। सो दे हैव द मूवमेंट हैपन with the electrons, and there we talk about the metals and non-metals. Metals are what? So if I talk about the metals, ठीक है ना, one thing is the metal, another thing is the non-metal. So what is the difference between the metal and non-metal? Metal is something which have some properties like the conduction is there, ठीक है ना, and the heat can be passed through it, उसके थ्रू हीट पास हो सकती है, तो conduction is there too। और apart from that the malleability is there too, you can just melt that thing, उसको फोल्ड कर सकते हो। मेलेबिलिटी, पेलेबिलिटी, कंडक्शन, ठीक है ना। वो सोनरस भी होते हैं, सोनरस मीन्स दे कैन प्रोड्यूस द साउंड ऑल्सो, ठीक है ना। उसमें शाइन होता है, चमकते भी हैं। तो दीज आर ऑल द प्रॉपर्टीज आर। कंडक्टर्स भी होते हैं, मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट। सो दे आर द मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? दे आर नॉन कंडक्टर्स, ठीक है, दे आर नॉट सोनरस, हीट नहीं करते हैं, शाइन नहीं करते बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। सो दे आर दी नॉन मेटल। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल्स। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी और कैसे जाती है, सारी चीज़ें कैसे होती है? चार्ज जो होता है, चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाता है इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। सो दिस इज़ वन थिंग, ठीक है, ठीक है। और जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है, उन्होंने दो टाइप के चार्ज बताए थे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। और सेम चार्जेस, अपोजिट चार्जेस, जो अपोजिट चार्जेस होते हैं, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, सेम चार्जेस होंगे वो रिपल करेंगे डेफिनेटली, ठीक है। Okay, next we'll talk about the what are the conductor and what are the insulator. So what whichever is conducting things, यानी कि जो चीज़ों को कंडक्ट कर रहा है, यानी कि जिसमें हीट पास हो रही है ना, एंड द इलेक्ट्रॉन इज पासिंग, आर पासिंग, तो वो क्या है? आर द कंडक्टर, ठीक है, गुड कंडक्टर। नाउ एंड इट इज सेड दैट मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और इंसुलेटर्स क्या होते हैं? जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। व्हाट आर द इंसुलेटर? जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। Someone want to join? Ria is there. ठीक है, तो दीज आर द कंडक्टर्स। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपके दो दोस्त है, जैसे मान लीजिए कि सुष्नेम है इज देयर, ठीक है।
नाउ अगर सुष्निम को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया या इलेक्ट्रिक वायर उन्होंने पकड़ लिया तो उनको बचाने के लिए क्या करेंगे आप? दिव्या क्या करेंगे या रिकी आप क्या करेंगे आप उनको बचाने के लिए? बचाने के लिए आप मेटल की रॉड लेके जाएंगे कि एक प्लास्टिक की रॉड लेके जाएंगे या वुड की रॉड लेके जाएंगे? किससे मारेंगे आप सुष्निम को कि वो बच जाएं? वुड वुड की रॉड के लेके जाएंगे। सोना आप किसकी रॉड लेके जाएंगी? प्लास्टिक। अच्छा प्लास्टिक, मतलब मारना है, एक वुड से मारेगा एक प्लास्टिक से मारेगा। रिकी आप किसके लेके जाएंगी, मेटल की? नो सर, वुड की। अच्छा वुड की, मुझे लगा कि दुश्मनी निभानी ने मेटल के लेके जाएंगे हम तो। ठीक है, सो कंडक्टर्स क्या होते हैं जहाँ पर कंडक्शन आसानी से हो जाता है। नाउ अब बात करते हैं कि सो विच कंडक्टर वी शुड यूज फॉर द कनेक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। सो वी हैव द लॉट ऑफ द कंडक्टर, कॉपर इज ऑल्सो द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पर अगर बात की जाए बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज द सिल्वर, बट प्रॉब्लम क्या है, सिल्वर इज़ वेरी कॉस्टली, सिल्वर इज़ वेरी कॉस्टली, सो वी डोंट यूज़ द सिल्वर, बट सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया कि मेटल्स में मेलेबिलिटी भी होती है, पेलेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड इज ए मेटल, उसमें उसकी जो मेलेबिलिटी होती है वो इतनी होती है कि विद 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, विद 1 ग्राम ऑफ गोल्ड यू कैन स्ट्रेच इट एंड मेक अ वेरी लॉन्ग वायर, है ना। एक कम से कम 1000 मीटर का एक वायर बना सकते हो ऐसे करके। सो दैट इज द difference between the metals and non-metal of the insulator. Next comes the law known as the Coulomb's law. What is the Coulomb's law? Coulomb's law बोलता है that F is equal to Q1 Q2 upon R square. ये क्या होता है कि if there's any force, so that force will be if there are two charges Q1 and Q2. So definitely if there are two charges, so these charges will going to have some force between them. कुछ उनके बीच में force होगा, and from where the force is generating, force generate हो रहा है because of the charges. तो charges हैं, charges में कुछ because of the charges the force is generating, so these charges are generating some forces, and ये जो force होगा this force will proportional to the multiplication of these two charges and the square of the difference between two them. So q1 q2 upon r square, so the force between them is proportional to the q1 and q2 and inversely proportional to the distance between them, square of the distance between them. तो ये होता है, it is the Coulomb's law. तो ये Coulomb's law होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ओवरऑल व्हाट वी विल टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल का मतलब किसी काम को की जो करने की जो क्षमता होती है उसको पोटेंशियल कहते हैं। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग द 1 यूनिट ऑफ द चार्ज फ्रॉम द इन्फिनाइट, यानी कि अगर आप 1 यूनिट चार्ज को इन्फिनाइट से एक फील्ड पे लेके आ रहे हो, ठीक है, सो दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फॉर्मूला क्या है? क्वेश्चन आ सकता है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा सकता है। फॉर्मूला इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू W अपॉन Q। V क्या हो गया? V हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको वोल्ट में नाप रहे हैं। W क्या हो गया? W इज दी जो वर्क डन हो रहा है उसमें, ठीक है ना। एंड Q क्या हो गया? Q इज दी चार्ज, ठीक है। एक और होता है V इज इक्वल टू IR, ये ओम्स लॉ है। V इज इक्वल टू IR या I इज इक्वल टू V बाई R, जहाँ I क्या है? I इज दी करेंट, V इज दी वोल्ट, ठीक है ना, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और R इज दी रेजिस्टेंस। व्हाट इज रेजिस्टेंस? जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है या कोई भी चीज़ फ्लो होती है उस पर जो बैरियर लग रहा है, ये जब आप कार चला रहे हो रोड पे तो कुछ फ्रिक्शन लगता है ना, सो दैट फ्रिक्शन इज नथिंग जस्ट द रेजिस्टेंस। सो वी हैव मॉडिफाइड द नेम फ्रिक्शन एज द रेजिस्टेंस। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। ये क्या होता है? द चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर बाय द यूनिट, यानी कि एक इफ देयर इज एनी चार्ज तो उसमें कितना पोटेंशियल बढ़ाया जा सकता है, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। ठीक, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी जो होती है, ठीक है ना, उस अगर C बराबर बोल देंगे हम लोग Q बाई V, C बराबर Q बाई V, तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी बराबर का चार्ज अपॉन दी वोल्ट। ठीक, फिर बात करते हैं ओवरऑल, हम बात किसके बारे में करेंगे? ठीक है, सेल्स के बारे में बात करेंगे। सेल्स क्या होते हैं? सेल्स में होती है हमारी केमिकल एनर्जी, ठीक है, केमिकल एनर्जी। केमिकल से रिएक्शन होकर वो क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं। तो केमिकल से क्या बन रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है, ठीक है ना। सेल्स दो तरह के होते हैं, वन इज द प्राइमरी सेल, सेकंड इज द सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल मतलब क्या हो गया कि ये डेनियल सेल इसको बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं डेनियल सेल और ड्राई सेल्स, ठीक है। द एग्जाम्पल इज द वोल्टिक सेल और लैक्रेंचियल सेल, ठीक है। तो ये जो हैं, ये दोनों हैं वोल्टिक सेल और लैक्रेंचियल सेल, ये डेनियल सेल, ड्राई सेल, ये एग्जाम में आपके आ सकते हैं। और वहाँ पे लिखा होगा कि द प्राइमरी सेल
द एग्जाम्पल ऑफ द प्राइमरी सेल्स आर, तो आपको पता होना चाहिए वोल्टिक सेल, ओके, लैक्लांचे सेल, डेनियल सेल एंड ड्राई सेल, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल का काम क्या है कि यू कैन यूज देम एंड थ्रो देम, जैसे एवरेडी के सेल आते हैं ना, एवरेडी के सेल आते हैं कुछ, ठीक है ना, तो एवरेडी की जो सेल है उनको यूज करो फॉर यूज एंड थ्रो, दैट इज द प्राइमरी सेल। व्हाट इज सेकेंडरी सेल? सेकेंडरी सेल्स आर द रिचार्जेबल सेल, क्या होते हैं? रिचार्जेबल सेल होते हैं, उनको बोलते हैं सेकेंडरी सेल, ठीक है ना। नाउ इलेक्ट्रिसिटी बाय द केमिकल रिएक्शन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय दी अलेक्जेंड्रो दी वोल्टा, तो अलेक्जेंड्रो दी वोल्टा ने क्या किया था? इलेक्ट्रिसिटी बाय द केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन से भी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है, ये इन्होंने बताया था, ठीक है ना। फिर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट बताया मैंने अभी आपको, V बराबर आई आर तो होता है, ठीक है, जो कि ओम्स का लॉ मैंने बोल दिया, और बाकी बराबर I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? I क्या हो गया? I इज द करंट, I इज द करंट, Q इज द चार्ज एंड T इज द, जो भी बीच में जो टाइम लगा उसको T बोल रहे हैं, टाइम, तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है। तो ये क्या होगा? दिस द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है ना। और अगर इसको और थोड़ा चेंज करोगे तो V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I इज इक्वल टू क्या हो गया? V बाई आर, इसको यहाँ रख दो, तो V अपॉन आर इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो V इज इक्वल टू आर क्यू अपॉन टी, मतलब कुछ ऐसे करके बना सकते हो आप, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज द एमीटर। इलेक्ट्रिसिटी को मापने के लिए, तो मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी की कहीं पर कितनी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो उसके लिए हम लोग एमीटर का इस्तेमाल करते हैं। एक और इस्तेमाल करते हैं वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर एमीटर में डिफरेंस क्या है? वोल्ट मीटर का इस्तेमाल जब करते हैं जब बहुत ज़्यादा माइन्यूट अमाउंट की अगर हम कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, उसको मेजरमेंट करना है, तो हम वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो एमीटर का मतलब क्या हो गया? एमीटर मेजर करता है इलेक्ट्रिसिटी को, है ना। मैंने बात किया था इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, बहुत सारी चीज़ों को मेजर करने के लिए। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर क्या करता था? हाइग्रोमीटर ये क्या करता था? हाँ, हाइड्रो नहीं था, हाइड्रो, ये किसको मेजर कर रहा था? Humidity measure. हाँ, Measurement of humidity. ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है? मैंने बताया, जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन होता है तो कुछ ना कुछ बीच में जो भी बैरियर आएगा उसको बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस। ओम के लॉ के बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है ना। ओम के लॉ क्या बताया इसने? V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है ना, जो मैं अभी बता रहा था, V इज इक्वल टू आई आर, ये ओम का लॉ है, ठीक है। V क्या हो गया? वो वोल्ट के लिए बता रहा है, I इज करंट हो गया, R इज द रेजिस्टेंस, ठीक है ना। बस इतना बताया कि पढ़ लेते हैं इसको, क्या लिखा है यहाँ पे, फिजिकल कंडीशन दैट द टेम्परेचर, वही सब लिखा हुआ, चलो ठीक है, कुछ खास नहीं यहाँ पे, ओके। अच्छा, किसी भी चीज़ में कॉजेज़ क्या हो सकती है रेजिस्टेंस के? जैसे कंडक्टर है, तो कंडक्टर में रेजिस्टेंस के क्या कॉज हो सकते हैं? तो वो कॉज हो सकता है, फॉर एग्जांपल मटेरियल कैसा है, लेंथ कितनी बड़ी है। फॉर एग्जांपल जैसे आपको पता है कि इफ़ देयर इज अ मेटल रॉड, ओके, आयरन रॉड, इफ देयर इज आयरन रॉड ऑफ 1 मीटर लेंथ, ठीक, 1 मीटर लेंथ। नाउ व्हाट शोशनिम डज? शोशनिम जस्ट पुट सम इलेक्ट्रिसिटी ऑन दिस पॉइंट ए, इसमें शोशनिम में इलेक्ट्रिसिटी रखी, और उसको बोला फिर दिव्या को कि आप पॉइंट बी को पकड़ लो। दिव्या ने पकड़ लिया, तो क्या होगा? शॉक लगेगा, ठीक। बट लेट्स से दिस इज नॉट ऑफ 1 मीटर बट दिस रॉड इज ऑफ 1 किलोमीटर, ठीक है। और लेट्स से फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर, पहले 1 किलोमीटर लेते हैं। इफ दिस इज 1 किलोमीटर, नाउ इफ दिव्या गोइंग टू टच दिस पॉइंट बी, तो वो जो इम्पैक्ट होगा विल बी लेसर देन दिस वन, फर्स्ट केस से लेसर होगा। और इसी को अगर 10 किलोमीटर कर दे तो और लेस हो जाएगा, और 100 किलोमीटर और करेंगे तो 1000 किलोमीटर कर दे, 100 किलोमीटर कर दे तो पता ही नहीं चलेगा। तो ये क्या है? और डेफिनेटली वो उसकी लेंथ पे डिपेंड कर रही है, एरिया पे डिपेंड करती है। तो इसी तरह अगर बात की कि रेजिस्टेंस को अफेक्टिंग वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, सो इफ दिस अ गुड कंडक्टर, है ना, तो वो वहाँ पर लीस्ट हिंड्रेंस होगा। इफ दिस अ बैड कंडक्टर, तो वहाँ पे क्या होगा? बैड कंडक्टर में जैसे प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है ना, R इज प्रोपोर्शनल टू L, ठीक है ना। एक फॉर्मूला होता है ये, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। रो क्या हो गया? रो हमारा बेसिकली रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है ना। रो इज दी रेजिस्टेंस, ठीक, एक मिनट, हाँ ठीक है, रो इज द रेजिस्टेंस, रो इज द रेजिस्टिविटी, सॉरी, रो हमारा रेजिस्टिविटी हो गया, आर रेजिस्टेंस हो गया, ए हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और ये हो गया लेंथ। यानी कि किस पे डिपेंड कर रही है? दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है, ये पता होना चाहिए। ये ऐसे है, R इज इक्वल, इसको ऐसे समझो, R इज इक्वल टू रो ए अपॉन एल, अब सही है, ठीक है। यानी कि जो R है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L,
ठीक, यानी कि जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना आर कम होगा, बस। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि जो रेजिस्टेंस होता है ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। ठीक है, एक गड़बड़ लिखा है यहाँ पे, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। अच्छा, मैंने गलती लिख दिया यहाँ पे, एक मिनट। आर ए इज इक्वल टू रो एल, सो रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। हाँ ठीक है, चलो फिर बात करते हैं सिल्वर। जैसे मैंने बात किया सिल्वर क्या होता है, सिल्वर में मैक्सिमम कंडक्टिविटी होती है, बट प्रॉब्लम क्या है कि सिल्वर जो बहुत महंगा आता है। ठीक है, जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल एंड इज ऑल्सो द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट इज द एलोट्रोप ऑफ, ठीक है ना, एलोट्रोप ऑफ कार्बन। कार्बन का क्या होता है, एलोट्रोप होता है, उसका अपर रूप होता है। जैसे डायमंड इज ऑल्सो एलोट्रोप ऑफ कार्बन। तो ग्रेफाइट इज द नॉन मेटल बट इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मतलब नॉन मेटल भी है पर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है। क्लियर? कोई भी जो गुड कंडक्टर होगा उसकी जो रेजिस्टिविटी होगी वो कम होगी, इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी, टेम्परेचर अफेक्ट द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। फिर बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस है अगर कहीं भी उसको दो तरह से लगाया जा सकता है, एक है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। शायद आपने बचपन में पढ़ा होगा। सीरीज का मतलब बहुत सारे रेजिस्टेंस है, R1 R2 R3 सीरीज में लगा दो। पैरेलल का मतलब होता है 1/R इस तरह से करके लगा दो, तो इफेक्टिव हो जाएगा। इस कंडीशन में इफेक्टिव इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, फॉर एग्जाम्पल अगर 3 है। और इस कंडीशन में पैरेलल कंडीशन में 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। फिर इसको सॉल्व करके आप निकालोगे, इसको बोलते हैं कंबाइन रेजिस्टेंस। क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है एग्जाम के लिए, वो इंपॉर्टेंट है। ये सब इतना, अब देखो हम लोग ऐसा तो है नहीं हम लोग कि साइंस पढ़ रहे हैं इंटर लेवल की या फिर ऐसा कुछ बहुत BSc लेवल का। व्हाट वी आर स्टडिंग द साइंस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन। कि स्टेट पीसीएस में अगर कोई क्वेश्चन आए तो छूटे ना। तो वहाँ कैसा क्वेश्चन आएगा, वहाँ क्वेश्चन आएगा कि अगर हम ने एक बल्ब लिया है, बल्ब, तो ये बल्ब मैक्सिमम ब्राइटनेस कब देगा, ब्राइटनेस व्हेन इट इज इन दी पैरेलल सीक्वेंस और इन दी सीरीज सीक्वेंस। पैरेलल का मतलब क्या हो गया, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस R2। सीरीज में R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो किस कंडीशन में ये मैक्सिमम ब्राइटनेस देगा, तो याद रखेंगे जब ये पैरेलल लगे होंगे तो ये मैक्सिमम ब्राइटनेस देंगे। ठीक है, ठीक है, क्योंकि इन दिस केस ईच बल्ब विल गेट फुल वोल्ट और जो रेजिस्टेंस होगा वो कम होगा। सीरीज में क्या होगा, बल्ब जो होंगे वो डिमर होंगे। तो यहाँ से एक क्वेश्चन है और ये PYQ है, दिस इज PYQ, ये हाईलाइटेड नहीं पर PYQ है। ठीक है ना, ओके। एक होता है इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पावर उसको बोलते हैं बेसिकली इट इज गिवन एज दी I²R। ठीक है ना, I²R और V इज इक्वल टू IR होता है। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे V इज इक्वल टू IR, तो V/R। तो V/R को रख दो किसकी जगह, I की जगह, तो हो जाएगा V² अपॉन R अपॉन R। ये R² हो जाएगा, ये कट जाएगा तो हो जाएगा V²। एक मिनट फिर रोल हो गया, I²R, I इज इक्वल टू V/R, तो V² अपॉन R²। ऊपर एक R है तो एक R इससे एक R कट गया तो V² अपॉन R। ठीक, इस तरह से किलोवाट में नापते हैं इसको। इसी से आपकी जो घर की जो सब चीज़ें होती हैं चलती हैं। वोल्ट मीटर देखो हो गया, ये वोल्ट मीटर क्या नाप कर रहा है, वोल्ट मीटर ओवरऑल वही कि कितना जो सर्किट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट है, उसको नाप रहा है। ठीक है, एमीटर के बारे में बताया कि पूरा इलेक्ट्रिसिटी में कितना करंट जा रहा है उसको नाप रहा है। ठीक है, फ्यूज़ का इस्तेमाल भी करते हैं। फ्यूज़ क्या होता है, बेसिकली वायर होता है छोटा सा, उसको लगा देते हैं और बहुत ज़्यादा हाई जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है ना, गैल्वेनोमीटर को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूँ थोड़ा सा, वहाँ पर शायद मैंने ये बताया था आपको। देखिए, पहला हो गया आपका एमीटर। ठीक है, एमीटर का इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, मीटर का इस्तेमाल हम कर रहे हैं मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, कि इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में कितना आ रहा है उसको मेजर करने के लिए एमीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा एक और मैं बताया था वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर का जो इस्तेमाल है वहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिसिटी के लिए बताया था, पर वहाँ इलेक्ट्रिसिटी की नहीं, उसका इस्तेमाल करते हैं वोल्टेज को नापने के लिए, कि वोल्टेज नापने कितना वोल्टेज आ रहा है। तीसरी चीज़ आती है, फिर आता है गैल्वेनोमीटर। ठीक, इसका इस्तेमाल करते हैं जब हम करंट बहुत कम अमाउंट में नाप रहे हैं, यानी कि स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक करंट नापने के लिए हम एमीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं और गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं।
पर एमीटर का इस्तेमाल कब कर रहे हैं, जब हम नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी का करंट नाप रहे हैं, कितना करंट आ रहा है। जब हमें स्मॉल करंट को नापना है, बहुत माइन्यूट करंट को नापना है, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई डायोड है, डायोड, ठीक है ना, डायोड, तो उस डायोड में नापना है कि कितना करंट है, देन विल यूज़ व्हाट, गैल्वेनोमीटर, ठीक है, गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल हम करेंगे उस कंडीशन में। अच्छा फिर बात करते हैं, एक होता है एसी करंट, एक होता है डीसी करंट। एसी करंट और डीसी करंट, ये क्या है दोनों चीज़ें। एसी को बोलते हैं अल्टरनेट करंट, ठीक है ना, अल्टरनेट करंट, और डीसी जो होता है वो डायरेक्ट करंट होता है, डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट क्या होता है, देखो जब कभी भी ट्रांसमिशन लाइन में आपने देखा होगा बहुत लंबी लंबी ट्रांसमिशन लाइन पड़े, तार पड़े होते हैं ना, खेतों के बीच से, फील्ड से, रोड के बगल में, हाईवे के बगल में, तो उसमें जो होती है उसमें एसी जा रही होती है, क्या हो रही है, एसी जा रही होती है। एसी क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट मतलब क्या होता है कि वो ऐसे से मूव कर रही है, ऐसे ऐसे वेव्स की फॉर्म में। डीसी जो होती है डायरेक्ट करंट सीधे जाती है। तो आपको अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करनी है तो आपको एसी की जरूरत पड़ेगी, तो वो उसमें एसी जा रही है। हमारा जब इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर, तो इन्वर्टर से क्या निकलती है, इन्वर्टर में जब लाइट स्टोर होती है तो वो डीसी के फॉर्म में स्टोर होती है, डीसी की फॉर्म में। आपके फ़ोन में स्टोर जो होती है वो डीसी के फॉर्म में होती है, वो मोबाइल जब चार्ज होता है। पर आपको चाहिए, पर ये जो बल्ब में आ रही है सब आ रही है एसी के फॉर्म में आ रही है, ठीक है। थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए एसी के बारे में, है ना। फिर बात करते हैं चीज़ों के बारे में, एसी डायनेमो के बारे में। दो, डायनेमो का मतलब क्या होता है, डायनेमो का मतलब होता है जनरेटर, जो शादियों में लगा होता है डायनेमो, उसको बोलते हैं जनरेटर। जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल जो एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। सो डायनेमो का काम क्या है, डायनेमो का मतलब क्या हो गया, द मीनिंग ऑफ डायनेमो इज मोटर, एंड मोटर क्या करती है, एसी मोटर क्या करती है, मोटर कन्वर्ट करती है किसको, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। नेक्स्ट कम था इलेक्ट्रिक मोटर, ये क्या कर रही है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। आपके घर में इलेक्ट्रिक मोटर लगी है, आपने उसकी बटन ऑन की, पानी भर गया, तो पानी भरने में कुछ दम लगी ना, कुछ फोर्स लगा ना, वो मैकेनिकल फोर्स है, मैकेनिकल एनर्जी है, और वो आई कहाँ से, इलेक्ट्रिसिटी से। बट डायनेमो के केस में क्या है, मैकेनिकल एनर्जी, आपने जनरेटर ऑन किया तो वो घूमा, उसके घूमने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी बन गई, क्लियर हो गया। तो डायनेमो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये क्या कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। पर इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है, ये काम करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, पर ये कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, ओके। और आजकल जो हम अच्छा, दो तरह की क्वांटिटी भी होती है, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी, एक होता है स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में आपको डायरेक्शन भी चाहिए, क्या चाहिए आपको, डायरेक्शन भी चाहिए, और स्केलर क्वांटिटी में आपको डायरेक्शन नहीं चाहिए, सिर्फ आपको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा, फॉर एग्जांपल इफ आई से स्पीड, तो स्पीड इज व्हाट, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो वेलोसिटी के केस में जैसे मैंने कहा कि आई एम मूविंग विद 100 किलोमीटर पर आवर, तो ये क्या हो गया, दिस इज अ स्पीड। स्पीड दिखाता है कौन, स्पीड दिखाता है स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर। डिस्टेंस कौन दिखाता है, ओडोमीटर। बाइक में, कार में जो डिस्टेंस दिखाता है ना, कितने किलोमीटर बाइक गाड़ी चल चुकी है, वो ओडोमीटर होता है, ओडोमीटर। वेलोसिटी क्या, मैंने कहा कि आई एम गोइंग 100 किलोमीटर पर आवर इन द नॉर्थ डायरेक्शन, आई एम मूविंग 100 किलोमीटर पर आवर इन द ओडोमीटर। दिव्या को दिखा नहीं भी, ओडोमीटर दिव्या, ठीक, ओडोमीटर। ये स्पीड दिखाता है, सॉरी ये दिखाता है कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, कार में बाइक में लगा रहता है, ओडोमीटर बोलते हैं उसको। वेलोसिटी क्या होगी, मैंने कहा 100 किलोमीटर पर आवर तो जा रहे हैं, पर इन दी नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको डायरेक्शन ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज व्हाट, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, बट इफ आई से डिस्प्लेसमेंट, तो वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, क्योंकि उसमें डायरेक्शन भी आएगी, ठीक है। निकल कैडमियम की बैटरी है ना, इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। अच्छा, बैटरी भी दो तरह की होती है, एक सिंगल सेल, डबल सेल। आपने देखा होगा कि लेकिन अच्छी कौन सी है, अच्छी होती है सिंगल सेल वाली। आपने देखा होगा कि कई सारे आजकल मोबाइल आए बहुत जल्दी चार्ज कर देते हैं फ़ोन को, 10 मिनट में फ़ोन चार्ज, 20 मिनट में फ़ोन चार्ज, 5 मिनट में फ़ोन चार्ज, लगाने नहीं पड़ेगा कभी नहीं, मतलब ऐसे चार्ज हो जाएगा फ़ोन। तो ये सब क्या है, उसमें डबल सेल है। डबल सेल का मतलब क्या होता है कि द बैटरी इज चार्जिंग फ्रॉम बोथ द एंड्स, इस सेल को भी चार्ज कर रही है, इस सेल को भी चार्ज कर रही है, इसलिए वो जल्दी चार्ज हो जाती है। जो फ़ोन लेट में थोड़ा चार्ज होते हैं वो उसमें सिंगल सेल बैटरी होती है। तो अगर कभी आप फ़ोन भी लें ना, तो आप कोशिश करें कि सिंगल सेल बैटरी का फ़ोन लें, उसकी लाइफ ज़्यादा होती है कंपेयर टू डबल सेल बैटरी, ठीक है। पर डबल सेल बैटरी फास्ट चार्ज बहुत ज़्यादा करती है। जैसे आई हैव परचेज द फ़ोन, तो ओवरऑल इसकी जो चार्जिंग स्पीड है वो बहुत फास्ट नहीं, जैसे आजकल जो फ़ोन्स आ रहे हैं उतनी फास्ट नहीं है, बट
काफ़ी फास्ट है, 80 वाट का चार्जर है मेरे पास। पर आपने अभी देखा है कि जो आजकल जो चार्जर आ रहे हैं वो 200 वाट के आ रहे हैं, 250 वाट के, 100 वाट से नीचे तो कोई चार्जर नहीं, मेरा तो 80 वाट का है, पर फिर भी काफ़ी स्पीड से चार्ज करता है। बट मेरी जो फ़ोन की बैटरी, इट इज़ द सिंगल सेल बैटरी। डबल सेल जो बैटरी होगी वो बहुत ज़्यादा फास्ट चार्ज करेगा, मतलब फिर वो पता चला 15-20 मिनट में फ़ोन पूरा चार्ज ऐसा कर देगा। ठीक है, तो निकल कैडमियम बैटरी। अच्छा, बैटरी जो होती है लिथियम की बनती है। लिथियम जो होता है ना बहुत लाइट एलिमेंट होता है, लाइट मेटल आप बात कर सकते हैं लिथियम। ठीक है, बहुत लाइट होता है लिथियम। ठीक है, निकल कैडमियम की बैटरी बन रही है। ये क्या होती है, रिचार्जेबल बैटरी होती है। इसमें निकल और ये सब कैडमियम की निकल और कैडमियम के रॉड्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। और ठीक है, इसका एप्लीकेशन कहाँ पर करते हैं, एप्लीकेशन इसका करेंगे हम लोग कैलकुलेटर में, कॉर्डलेस एप्लीकेशन, ट्रांजिस्टर में, फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल करेंगे, फ्लैश लाइट में इस्तेमाल करेंगे। और बाकी बैटरी में कौन सी एसिड पड़ता है, H2SO4 एसिड पड़ता है। और मैंने बताया था कि एक्वा राजिया क्या था। एक्वा राजिया था क्या, पहले ये बता दो अच्छा मुझे, व्हाट इज द एक्वा राजिया, व्हाट वाज द एक्वा राजिया। लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मेटल आ गया, जैसे गोल्ड है। गोल्ड किसी से रिएक्ट नहीं करता जल्दी। ठीक है, और गोल्ड जो होता है वो डिजॉल्व भी नहीं होता। उसको डिजॉल्व करने के लिए हमारे पास एक्वा राजिया का सोल्यूशन है। ये सोल्यूशन क्या है, HCl और HNO3। रेशियो बता दो अच्छा आप, तो रेशियो मैंने याद कराया था, कैसे याद कराया था मैंने, बताओ दिव्या, बताइए, बताओ दिव्या। 1 2 3, यहाँ पे 3 है ना, तो 3 है तो यहाँ 3 लिख दो, यहाँ 1 है पूरा ऐसे 1 लिख दो, ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे याद करना इसको। ठीक है, टंगस्टन क्या होता है, टंगस्टन आपने देखा होगा जो बल्ब आते थे ना, येलो वाले बल्ब जो आते थे, उसके बीच में फिलामेंट पड़ा होता ना, फिलामेंट। कभी कभी फिलामेंट वो टूट जाता था तो हम बोलते थे बल्ब खराब हो गया है, तो वो फिलामेंट जो था वो टंगस्टन का था। टंगस्टन की क्वालिटी ये होती है कि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। कितना होता है, 3422 डिग्री सेल्सियस। इतना हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा तब भी नहीं मेल्ट होगा, तब जाके मेल्ट होगा, तब वो टूट जाएगा। तो टंगस्टन या तो मेल्ट होने से टूटता था, पर हम लोग के केस में क्या होता था कि वो ऐसे ही टूट जाता था। आप जब बल्ब को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाओगे, बहुत हिलाओगे तो टूट जाएगा वो। ठीक है, तो ये बताना चाहिए। आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैटेलाइट, व्हाट इज सैटेलाइट, सैटेलाइट क्या होता है बताओ। सैटेलाइट क्या होता है कि कोई भी चीज़ विच इज़ रिवॉल्विंग अराउंड अ पर्टिकुलर थिंग। जैसे मान लीजिए कि लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ दिस इज अ बॉडी, और ये जो है इसके बगल में ऐसे ऐसे राउंड कर रही है, ऐसे ऐसे कर रही है, सो ये क्या बन जाएगी, दिस इज द सैटेलाइट। देन दिस इज द सैटेलाइट। So if I have placed, because this mechanism only I have devised ना, so if I have devised this mechanism, then this is known as the artificial satellite. ठीक है, if it is naturally occurring तो उसको बोल देंगे natural satellite. For example, सन के चारों ओर सारे ग्रह घूम रहे हैं, all the planets are revolving around the sun. ठीक है, so they are the natural satellite of the sun. And earth, the moon is revolving around the sun, around the earth. ठीक है, so moon is the natural satellite of अर्थ। उसी तरह दो सैटेलाइट थे, फोबोज और डोमिनोज इसका नाम नहीं, फोबोज ऐसा नाम है, फोबोज और डेमिनोज ऐसे कुछ नाम उसका। तो ये दोनों क्या है, दीज आर द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ मार्स। ठीक है, मार्स के ही तो थे, एक बार चेक कर दो मुझे। हाँ ठीक है, मार्स के थे। ठीक है, तो ये मार्स के सैटेलाइट हो गया। तो कहने का मतलब क्या हो गया, दीज आर व्हाट, दीज आर द नेचुरल सैटेलाइट, दीज आर द नेचुरल सैटेलाइट। तो कहने का मतलब है, और नाउ इफ वी हैव प्लेस्ड अ सैटेलाइट, हमने अगर इस सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया और वो रिवॉल्व कर रहा, तो दैट इज द आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है ना, तो सन की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है, तो दिस इज द इतना। ओके, फोटोवोल्टिक सेल, सोलर सेल। फोटोवोल्टिक सेल क्या होता है, फोटोवोल्टिक मतलब इसमें कहीं ना कहीं फोटोन होगा, यानी लाइट होगा, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगा। पर सोलर थर्मल सेल ये क्या करेगा, सोलर एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। आपने देखा होगा सोलर कुकर, हैव यू हर्ड अबाउट द सोलर कुकर, खाना बनाया कभी इसमें, सोलर कुकर, धूप में रख दो खाना बन जाएगा, सोलर कुकर। ठीक है, दिस इज द सोलर कुकर। ठीक है, सोलर सेल वही है, सन की जो एनर्जी से लाइट निकाल देगा, सोलर सेल है। ठीक है, ये देखो चार्जिंग बैटरीज के बारे में बताया मैंने, कहा था अभी आपकी जो फ़ोन में जो बैटरी है वो जब चार्ज होगी तो कौन सा करंट लेगी, डीसी करंट लेगी। तो डायरेक्ट करंट इज यूज्ड फॉर द चार्जिंग द बैटरी विद द हेल्प ऑफ द रेक्टिफायर दैट कन्वर्ट द एसी टू डीसी। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी टू डीसी को कन्वर्ट करता है। आपके पास जो चार्जर है ना, देखो इधर ये जो चार्जर है,
इस चार्जर के अंदर ना रेक्टिफायर लगा होता है, या अब तो ये क्या रेक्टिफायर क्या करेगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, मैंने क्या कहा, जो बाहर से आ रही लाइट, मतलब बाहर वायर पड़े हैं, बहुत ज़्यादा वायर पड़े हैं, वो एसी है। ठीक है ना, एसी घर के अंदर भी आपकी एसी आ रही है, ठीक, पर जैसे ही इन्वर्टर के अंदर जा रही है ना, वो डीसी बन जाएगी। पर आपकी जो लाइन है, कौन सी लाइन, ये जो बोर्ड है, स्विच है, इसमें जो लाइन में आपके घर पे जो लाइट आ रही है वो तो एसी है, पर फ़ोन को चाहिए डीसी, तो ये कन्वर्ट कर देता है उसको। ठीक है, स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ये सब काम करते हैं सब। देखो क्या काम है, देखो रेक्टिफायर क्या करेगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा। आपके जो घर पे, जैसे आपके घर पे आसपास कहीं लाइट का स्विच का बोर्ड लगा होगा, ठीक है, अगर आप उसमें उंगली डालोगे तो वो उसमें आपको कौन सा करंट लगेगा, एसी लगेगा। ठीक है, पर एसी की एक खास बात पता है क्या है, एसी छोड़ देता है तुरंत, क्योंकि वो अल्टरनेटिंग करंट है ना, वो छोड़ देता है। डीसी अगर पकड़ लिया, अगर आपको इन्वर्टर से करंट लग गया, समझे, अगर आपको इन्वर्टर से करंट लग गया तो फिर वो नहीं छोड़ेगा आपको, तो फिर पकड़ लेगा अच्छे से। एसी छोड़ देता है थोड़ी देर बाद। तो रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इन्वर्टर क्या करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, इन्वर्टर क्या कर रहा है, डीसी को एसी में कन्वर्ट कर रहा है। क्लियर, और फिर हमको एसी दे रहा है, यानी कि इन्वर्टर क्या कर रहा है, इन्वर्टर पहले एसी आई, एसी को उसने डीसी में स्टोर कर लिया अपने अंदर। अब हमें तो चाहिए एसी, तो फिर से ये इसको डीसी को एसी से कन्वर्ट कर देगा। ट्रांसफार्मर क्या करता है, सप्लाइज द एसी फ्रॉम द पावर ग्रिड टू द अप्लायंस डिफरेंट वोल्टेजेस। मतलब पावर, जो ट्रांसफार्मर का काम है, ट्रांसफार्मर का काम क्या है, ट्रांसफार्मर दो तरह के होते हैं, एक होता है स्टेप अप और एक होता है स्टेप डाउन। स्टेप अप और स्टेप डाउन। ट्रांसफार्मर का काम क्या है, जो वोल्टेज आ रहा है ना, वोल्टेज को कम ज़्यादा करना है, तो वोल्टेज को अगर बढ़ा रहा है तो उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोल दिया, और वोल्टेज को कम कर रहा है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोल दिया। ठीक है, ये हो गया ट्रांसफार्मर के बारे में। अब बात करते हैं एलईडी के बारे में। एलईडी में खास क्या चीज़ है, अच्छा कल मैंने बात किया था, जो बच्चे कल नहीं आए तो वो आप बात कर लें आज। पहले आप बताओ कि व्हाट आर द प्राइमरी कलर्स, कौन बताएगा, रिया बताएंगे प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं। रिया के पास बहुत सारे क्रेयॉन्स मैंने देखे हैं, बताइए रिया। रेड, ब्लू एंड ग्रीन। कंफर्म, पक्का। तो मुझे पता था रिया आंसर दे देगी, क्योंकि रिया के पास क्या है, रिया के पास क्रेयॉन्स हैं बहुत सारे। ठीक है, देखो आपने शायद ये देखा होगा, ये कभी देखी, इस तरह की लाइटें देखी, उसको बोलते हैं आरजेबी लाइट, जो लैपटॉप में या आपके कीबोर्ड में लगी रहती है, उसको बोलते हैं आरजेबी लाइट। तो आरजेबी लाइट्स को आरजेबी लाइट्स कहते क्यों, क्योंकि आर का मतलब क्या होता है, रेड, जी का मतलब ग्रीन, और बी का मतलब ब्लू। तो दीज थ्री कलर्स आर जे बी, रेड ग्रीन ब्लू, दीज आर नोन एज द प्राइमरी कलर्स। प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं, जो कलर्स किसी से भी प्रोड्यूस नहीं किए जा सकते हैं, प्राइमरी कलर्स, जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई। नेक्स्ट कम्स द सेकेंडरी कलर्स, जो कलर प्राइमरी कलर को मिक्स करके बनाए जाते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी कलर्स। ठीक है ना, सेकेंडरी कलर्स। फिर आता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, जो कलर्स दो कलर को मिलाने पर, ए और बी को मिलाने पर सी बने, और सी वाइट कलर का हो, वाइट कलर का, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर। ठीक है, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, होता है वो क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मैथ्स पढ़ के आया ना, कौन पढ़ के आया मैथ्स, दिव्या पढ़ के आई है, दिव्या मैथ पढ़ के आई हो आप। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, अगर ए और बी का ऐड 90 हो जाए तो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। अगर ए और बी दो एंगल हैं, ठीक है, उसका ऐड अगर 180 हो जाए तो वो सप्लीमेंट्री होता है। ठीक है, ये भी लिख लो मैथ्स वाला भी। तो आरजेबी के बारे में पता चल गया, आरजेबी लाइट पता चल गया, आरजेबी कलर पता चल गया हमें। ठीक है, थोड़ी सी और देख लेते हैं। एलईडी में क्या होता है, एलईडी में ओवरऑल क्या होता है, ये काम करती है इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस में। एलईडी जो होता है, इनमें सेमीकंडक्टर्स होते हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं, और बहुत कम एनर्जी लेते हैं, और बहुत अच्छी क्या देते हैं, लाइट देते हैं। ठीक है ना, बात करते हैं, एक क्वेश्चन भी आया था एग्जाम में, यूपीएससी में भी आया था, यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सोडियम लैम्प एंड द एलईडी। दिस वाज द क्वेश्चन इन द यूपीएससी। नाउ सोडियम लैम्प्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा स्ट्रीट लैम्प, मैं दिखा देता हूँ, देखा तो होगा आपने लेकिन शायद भूल गया होगा। स्ट्रीट में जो लैंप्स लगे होते हैं उनको बोलते हैं सोडियम लैम्प। बहुत पहले आपने देखे होंगे इस तरह के लैंप्स, स्ट्रीट में देखे थे,
देखिए स्ट्रीट लैम्प ऐसे है ना, इनको बोलते हैं सोडियम लैम्प। प्रॉब्लम इनका ये है कि दे कंज्यूम लॉट ऑफ एनर्जी, तो बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम करते हैं, ठीक है ना, और वो क्या होते हैं, इनसफिशिएंट होते हैं। और ये क्या होता है, ओमनी डायरेक्शनल होते हैं। ओमनी डायरेक्शनल मतलब क्या हो गया, एक ही डायरेक्शन में सब लाइट को देते हैं, ठीक, इनएफिशिएंट है, ठीक है ना। और उसके बाद पुअर इनकी कलर भी आते हैं। बट अगर बात किया जाए एलईडी के बारे में, तो ये क्या होता है, ये डायरेक्शनल लाइट है, ठीक है। ओमनी डायरेक्शनल का मतलब क्या हो गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओमनी डायरेक्शनल। ओमनी का मतलब क्या होता है, ओमनी, ओमनी का मतलब क्या होता है। अभी एक बहुत पहले एक मीम आया था, ये हम है और ये हमारी कार है और ये हमारी पार्टी हो रही है, सुना था, ये हमें हमारी कार है हमारी पार्टी हो रही है। तो वो पार्टी कौन सी गाड़ी में हो रही थी, ओमनी में हो रही थी। ओमनी एक ऐसी गाड़ी है, ओमनी अब तो नहीं आती, ओमनी एक ऐसी गाड़ी है जिसमें क्या होता है 20-50 लोग आराम से आ जाते हैं, ठीक है। पहले किडनैपिंग के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। पुष्पा में शायद वो दिखाई गई, वो रेड कलर की ओमनी होती है वो पुष्पा में, ठीक है। तो ओमनी का मतलब क्या होता है, ओमनी मीन्स ऑल। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से ओमनी प्रेजेंट, द गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर। ओमनी सेंट, द गॉड नोज एवरीथिंग। ओमनी पोटेंट, हु इज वेरी पावरफुल। सो इसी तरह ये क्या है, इट इज द ओमनी डायरेक्शनल। सो सोडियम लैम्प इट इज गिविंग लाइट टू ऑल द डायरेक्शंस। देखो यहाँ पे हर डायरेक्शन में लाइट दे रहा है, देखो यहाँ पर देखो लाइट कहाँ लगी है, लाइट लगी है इस जगह पे, ठीक। और पर वहाँ लाइट दिखा रहा है, यहाँ पे भी दे रहा है, इधर भी देखो, यहाँ पे भी दे रहा है, पूरे एरिया में देखो दे रहा है, ठीक। सो इट इज़ गुड, है ना, मतलब कई जगह पे अच्छा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने टेबल लैम्प लगा के रखा घर पे, तो यू वांट लाइट एट अ पर्टिकुलर प्लेस, पर वो हर जगह जा रही है, दैट इज नॉट गुड फॉर यू, ठीक है। तो उस तरह से, तो उस हिसाब से देखा जाए तो इट इज़ नॉट गुड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द सोडियम लैम्प दे आर दी ओमनी डायरेक्शनल, ठीक है ना, दे आर इनएफिशिएंट, दे आर कंज्यूमिंग लॉट ऑफ द एनर्जी। बट द एलईडी दे आर दी डायरेक्शनल लाइट। सो wherever you want to focus, you can focus on the particular direction only. आप चाहते हो कि सिर्फ आपके घर के सामने उजेला रहे और आप जो लाइट का बिजली का बिल भर रहे हो उसकी वजह से बगल वाले घर में उजेला ना हो, तो आप क्या लगा लो, एलईडी लगा लो। लेकिन आप बहुत अच्छे हो, सबके घर पे उजेला करना चाहते हो, देन आप क्या कर सकते हैं, आप सोडियम लैम्प का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एंड दे कैन लास्ट ओवर 50,000 टू 1 लाख आवर, मतलब बहुत टाइम तक रहते हैं। सुपर कलर ब्लेंडिंग होती है, बहुत सारे इसमें कलर होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं CFL के बारे में, शायद आपने CFL का इस्तेमाल किया हो, ठीक है। CFL होते हैं कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट ट्यूब होती है। दे आर एफिशिएंट, यूजेस 70% लेस एनर्जी देन दी ट्रेडिशनल बल्ब। तो जो ट्रेडिशनल बल्ब्स होते हैं, व्हाट आर ट्रेडिशनल बल्ब्स, टंगस्टन, टंगस्टन वाला जो बल्ब था ना, सो दैट टंगस्टन बल्ब इज नोन एज द ट्रेडिशनल बल्ब, ठीक है ना, ओवरऑल ये। एंड लाइट प्रोडक्शन में मर्करी वेपर का इस्तेमाल करते थे, है ना। एंड फॉस्फोरस प्रोड्यूस द अल्ट्रावायलेट लाइट विच फॉस्फोरस कोटिंग कन्वर्ट्स दी विजिबल लाइट। तो मैंने कि अल्ट्रावायलेट लाइट का इस्तेमाल करते हैं और मर्करी वेपर का भी इस्तेमाल करते हैं। मर्करी के बारे में बात किया था हमने, मर्करी इट इज़ अ मेटल एट रूम टेम्परेचर, है ना, लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर। एंड देन फिर बात किया था ब्रोमीन के बारे में, ब्रोमीन इज ऑल्सो लिक्विड एट रूम टेम्परेचर बट ब्रोमीन इज नॉन मेटल, ठीक है ना। फ्लोरेसेंट लैम्प्स, ये सारी चीज़ें ओवरऑल जो चीज़ें उसमें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। एंड देन इलेक्ट्रिक बल्ब का इस्तेमाल किसने किया था, एडिशन ने किया था, 1000 बार इन्वेशन किया था, तभी इलेक्ट्रिक बल्ब का इस्तेमाल हुआ था। फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का बनता है, मैंने बात किया, जो ओवरऑल ओल्ड बल्ब में, ठीक है ना, हाई मेल्टिंग उसका पॉइंट होता है। गैस फिल जो होती है वो नाइट्रोजन की, आर्गन की होती है। बल्ब में, बल्ब जो होता है ना, वो पुराना वाला बल्ब, येलो वाला बल्ब, उस येलो बल्ब में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी सोडियम लैम्प्स। सोडियम लैम्प्स वो स्ट्रीट में मिलते हैं मोस्टली, घर में नहीं मिलते ऐसे, ठीक है। सो इन दैट येलो बल्ब जो कि हाउस में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें अंदर गैस भरी होती है किसकी, आर्गन की। एंड आर्गन इज व्हाट, आर्गन इज द इनर्ट गैस। इनर्ट गैस का मतलब होता है वो किसी से रिएक्ट नहीं करती है। अच्छा, जो ये चिप्स होते हैं, चिप्स लेस के पैकेट, उसमें कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन, ठीक है। और भी मिक्स होगी करके भरी रहती है उसमें सब, क्लियर। बाकी 1 किलोवाट इज इक्वल टू 3.6 × 10⁻⁶, बस इतने इतना ही है भाई, इसमें इतना ही है। दिस इज दी अबाउट दी फिजिक्स। और जो चीज़ें इनकी छूट गई भैया की आप लोग की, वो आप कवर करोगे किसमें, नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट क्लास में, मतलब यू कैन वॉच द लेक्चर, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, वी हैव द टाइम, कुछ भी पूछना तो पूछ लो, वी हैव द टाइम। हम केमिस्ट्री मूव कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो बाकी क्लास बचेगी, आर एम इज टू कंप्लीट द थिंग्स इन एटलीस्ट 20 क्लासेस, ठीक है ना। वी हैव ऑलरेडी रीच्ड 12 to 13 classes we have reached. So the classes we are left with after completing the chemistry will dedicate that in the revision part, in the revision part of the bio or chemistry or physics, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे, ये मेरा विचार है। सो इफ़ यू हैव एनीथिंग टू से और इफ यू हैव एनी आइडिया, वी कैन गो विद दैट टू, ठीक है। सो आई हैव डिसाइडेड टू जस्ट रिसाइट द थिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड, तो थोड़ा सा रिकॉल हो जाए चीज़ें आपको। ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट आप पूछ सकते हो। रेस्ट विल स्टार्ट विद दी
केमिस्ट्री। आज स्टार्ट करें कि आज नहीं करें? 10 मिनट बचे हैं। एक काम करते हैं, आज फिजिक्स का जो बचा हुआ पार्ट है ना, जो बच्चे कल नहीं आए थे, उसी को थोड़ा सा बता दे क्या? क्यों? चलो थोड़ा सा देख लो। हाँ बताओ। चलो जो कल बताया था मैंने, सोच रहा हूँ मैं उसी को थोड़ा सा रिवाइज कर दूँ, विल बी इजी फॉर यू। ठीक है ना? कल जो बताया था, तो कल क्या बात किया था, तो मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूँ, 10 मिनट बचे हैं हमारे पास। सो in the yesterday's class I have talked about overall the speed of the sound. So speed of the sound it depends speed of the sound, ठीक है, speed of the sound it depends on the temperature, so it is directly proportional to temperature and it is directly proportional to the humidity also. क्यों why? because we know that the sound जो होता है, speed of the sound, ठीक है ना, it travels in the medium सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सबसे ज़्यादा स्पीड में सॉलिड में जाएगा, सबसे कम जाएगा गैस पे। पर नाउ इफ लेट्स से द एयर इज ड्राई, तो उस टाइम में क्या होगा? इफ द एयर इज ड्राई, अच्छा ड्राई एयर ज़्यादा डेंस है कि मॉइस्ट एयर ज़्यादा डेंस है? Moist. मॉइस्ट ज़्यादा डेंस है, Dry. ड्राई ज़्यादा डेंस है। ड्राई कैसे है? देखो बात सुनो, ड्राई ज़्यादा डेंस है क्योंकि पार्टिकल बहुत क्लोज हैं। मॉइस्ट आ गया ना, तो उस समय क्या होगा कि वो जो एयर होगी वो किस में चली जाएगी, उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, डस्ट पार्टिकल्स होंगे, वो वाटर में चले जाएंगे, तो कम डेंस हो जाएगी। जब ये कम डेंस हो जाएगी मॉइस्ट एयर, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में यानी कि स्पेस बढ़ जाएगा, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस बढ़ जाएगा, और उस कंडीशन में उसके बीच में जो साउंड जो वेव है वो निकल जाएगी। इसीलिए जैसे ही ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो इसीलिए स्पीड ऑफ साउंड उसके प्रोपोर्शनल में होती है। ठीक है, और बताया था मैंने ह्यूमिडिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इवेपोरेशन। फ्रीक्वेंसी उनके बारे में बात कर चुके थे। मैंने बात किया था पिच के बारे में। पिच क्या होता है कि आपकी आवाज़ कितनी प्यारी है, कितनी मधुर है, मैं कितना मीठा बोलती हूँ। ये जो मैंने बोला अभी, ये क्या था? ये मेरी पिच है जो कि मैं बन के बोल रही थी क्योंकि वो पतली हो गई थी। बात समझ रहे? तो कहने का मतलब क्या है, पिच का मतलब क्या होता है? द गर्ल्स हैव लोअर पिच। और पिच किस पर डिपेंड करता है? पिच डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, तो सुष्निम जो बोल रही हैं वो उनकी पिच क्या है? उनकी पिच लो है, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई है, हायर फ्रीक्वेंसी पे बोलती है वो, इसलिए उनकी पिच लो है। मेरी पिच क्या है? मेरी पिच लो नहीं है क्योंकि मेरी फ्रीक्वेंसी कम है। ठीक है, तो यानी कि जो पिच होता है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, और विमेंस की पिच ज़्यादा अच्छी होती है, मेन की कम अच्छी होती है। तो पिच के बारे में बात कर लिया। ठीक है, अच्छा एक होता है पिच, आई विल पिच माई आइडिया टू यू, ये सुना है? आई विल पिच माई आइडिया, ठीक है ना, पिचिंग दी आइडिया। लाउडनेस जो होता है वो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे। तो पिच किस पर डिपेंड कर रही है? पिच डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी पे। लाउडनेस डिपेंड किस पे कर रही है? एम्पलीट्यूड पे। एम्पलीट्यूड क्या था? अगर वेव जा रही है तो मैक्सिमम एक जगह पे ये स्ट्रेच कितना है? ये दिस इज द एम्पलीट्यूड। देन व्हाट इज द वेवलेंथ? ये वेवलेंथ हो गया बिटवीन दिस टू और बिटवीन दीज टू, इस इज द लैम्डा। फ्रीक्वेंसी पे ही एनर्जी डिपेंड करती है। अगर किसी की एनर्जी ज़्यादा तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। जैसे मैंने बात किया था विबग्योर के बारे में, विबग्योर, ठीक है, रेड की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होगी, और फ्रीक्वेंसी बहुत कम है तो उसकी एनर्जी बहुत कम होगी, है ना। तो अगर बात की जाए वॉलेट की, है ना, या फिर इंडिगो या ब्लू की बात की जाए, तो ब्लू की अगर बात करें हम, तो ब्लू की वेवलेंथ कम है, यानी कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, फिर बात किया था मैंने कि ओवरऑल जब आप बात करते हैं किसी से, जैसे दो लड़कियां बात करनी है, दो लड़के बात कर रहे हैं, कभी कभी बहुत धीरे से बात करते हैं, या अगर पापा मम्मी से छुप के बात कर रहे हैं तभी धीरे बात करोगे आप, या एग्ज़ाम में जब आप बैठते हैं और एक दूसरे से कुछ पूछते हैं, बहन मुझे ये बता दो, तो धीरे से बात करते हो, तो दैट इज नॉट द विस्परिंग। क्या बोलते हैं उसको? विस्परिंग बोलते हैं। अब ओवरऑल जैसे मैंने बात किया था ओजोन के केस में बात किया था, तो ओजोन के केस में आई हैव टॉक्ड अबाउट द डेसिबल सॉरी डॉप्सन यूनिट बात किया था। क्या बात किया था? डॉप्सन यूनिट। सो डॉप्सन इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द ओजोन थिकनेस। उसी तरह डेसिबल इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ व्हाट? डेसिबल इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द साउंड। साउंड का मेजरमेंट कैसे करते हैं? डेसिबल्स के द्वारा करते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं डेसिबल को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं डीबी। मैंने बताया था वहाँ पे कि आपने ईयरबड्स खरीदे हैं, जो भी हेडफोन खरीदे हैं, उसमें लिखा होगा एंटी नॉइस कैंसिलेशन है, उसमें लिखा होगा कि 32 dB का नॉइस कैंसिलेशन है। वी हर्ड अबाउट इट? 42 dB का नॉइस कैंसिलेशन। जो 32 dB 42 है क्या? वो नॉइस है।
अब जो होता है ओवरऑल ये चार्ट आ सकता है आपके एग्जाम में कि विस्परिंग में कितना साउंड होता है, तो 15 से 20 dB का होता है। नॉर्मल कन्वर्सेशन से मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये 30 से 60 के बीच में है। अगर ट्रक अगर आपके पास आ जाए वो हॉर्न बजाएगा तो 90 से, और हॉर्न नहीं बजाएगा तब भी 90 से 95 है। तो ये पता हमें जेट प्लेन्स 140 से 150 है, ठीक है ना। कांस्टेंट एक्सपोजर ऑफ 80 dB, अगर आप डायरेक्टली 80 dB के कांस्टेंट एक्सपोजर में हो तो आपके कान खराब हो जाएंगे, आपको दिक्कत होगी। मैक्सिमम जो आप सुन सकते हो 90 dB का। मैंने कहा था मैंने एक नया फ़ोन खरीदा है और उस नए फ़ोन में उसमें लिखा है, क्या लिखा है कि द मैक्सिमम साउंड इट कैन प्रोड्यूस इज ऑफ 90 dB, बिकॉज इट इज़ दी मैक्सिमम जो हम लोग सुन सकते हैं, मैक्सिमम लाउडनेस ऑफ द ह्यूमन ईयर। बाकी बात कीजिए फ्रीक्वेंसीज की, तो फ्रीक्वेंसी हम लोग 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स, ठीक है ना। 20 हर्ट्स टू 20 के मतलब 1000, 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी हम लोग सुन सकते हैं, ठीक है ना। और इफ़ द साउंड इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, तो उस कंडीशन में उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहती है, बट उसकी जो वेवलेंथ और स्पीड चेंज हो जाएगी। स्पीड तो वैसे भी चेंज हो जाएगी, सॉलिड में अलग, लिक्विड में अलग, गैस में अलग, ठीक है ना। दिस इज वन थिंग। और बाकी एक ये भी ये चार्ट भी आता है, इंपॉर्टेंट है। रेजिडेंशियल एरिया जो है आपके घर के आसपास का जो एरिया, वहाँ पे 55 से 45 रात में रहेगी dB। साइलेंट जोन में 50 से 40 के बीच में। इंडस्ट्रियल एरिया में 75 से 70 के बीच में। तो ये थोड़ा सा याद होना चाहिए आपको ओवरऑल। और जो नॉइस है ना, नॉइस को एज अ पोल्यूशन हमने मेंशन किया है अंडर दी नॉइस पोल्यूशन एक्ट ऑफ 2000, तो उसमें हमने प्रॉपर एक्ट बनाया, उसको पोल्यूशन मेंशन किया है। बट लाइट इज ऑल्सो पोल्यूशन, पता नहीं आपको, लाइट पोल्यूशन होता है। लाइट बहुत ज़्यादा, अगर आप रात को घर के छत पे खड़े होकर और टॉर्च दिखा रहे हो अगर ऊपर, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये क्या होता है, जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं या जो नॉक्चुरनल एनिमल्स होते हैं उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दे डाइवर्टेड फ्रॉम देयर पाथवे, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये, या घर के बाहर बहुत सारी लाइट जला दी आपने, दिवाली बना दी, ऐसा नहीं करना है आपने, ठीक है। इको क्या होता है? इको जब व्हेन द साउंड रिटर्न बैक, उसको इको बोलते हैं। इको के लिए व्हाट यू नीड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द 16 टू 17 मीटर्स, ये मिनिमम डिस्टेंस चाहिए फॉर द इको। इको में क्या होता है, वही आपकी एक दीवार सामने है और ये वापस आके साउंड इस पर टकराता है, तो उसको बोलते हैं इको। इको के लिए 16 से 17 डिस्टेंस चाहिए। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके कॉपी के बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। कॉपी और आपके आंखों के बीच की डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अच्छा एक बात समझो, अगर आपके इको हो रहा है, इको कब होगा? जब कोई भी चीज़ स्ट्राइक कब करेगी? व्हेन दिस इज स्मूथ सरफेस। कैसी सरफेस है? स्मूथ है। अगर ये स्मूथ नहीं होगी तो क्या ये स्ट्राइक करेगा इतने अच्छे से? नहीं करेगा। सो इफ़ वी वांट टू रिड्यूस द इको, व्हाट शुड वी डू? जैसे मेरा ये रूम है, काफ़ी बड़ा रूम है, ठीक है, मतलब ठीक ठाक है बड़ा। अब इस रूम में वी हैव द बुक्स देयर और काफ़ी सारी चीज़ें रखी हैं, बेड है, सोफ़ा सब रखा है यहाँ पे, ओके। नाउ अब ओवरऑल ये सारी चीज़ें रखने की वजह से क्या इसकी जो वॉल्स रही वो स्मूथ रही? नहीं। तो वी हैव द बेड, वी हैव द सोफ़ा, तो ओवरऑल वो क्या हो गया? वो स्मूथ नहीं है, वो रफ हो गया। इसीलिए आपने देखा होगा जो वो बनते हैं, स्टूडियोज़ बनते हैं, जहाँ पे लेक्चर्स लेते हैं स्टूडियोज़ में, तो वहाँ पे कुशनिंग कर देते हैं। क्या लगाते हैं? कुशन लगा देते हैं। देखा है आपने कुशन? उस कुशन लगाने की वजह से क्या होता है, वो जो सरफेस हो गई वो रफ हो गई, फिर इको नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। रिवर्बरेशन क्या होता है? व्हाट इज द रिवर्बरेशन? हमने कहा था कि जैसे आप किसी साउंड को बार बार प्रोड्यूस करते हो तो बहुत ज़्यादा उसमें फ्रीक्वेंसीज निकल, जैसे मैं अगर इफ़ आई रिप्रोड्यूस ओम, सो ओम बोलने में क्या होता है? रिवर्बरेशन हो रहा है, स्मूथनेस, मतलब बहुत ज़्यादा क्या, मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहे हैं ऐसे। मल्टीपल रिफ्लेक्शन इज नोन एज द रिवर्बरेशन। मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट? साउंड, ठीक है। रेजोनेंस तो ठीक है, रेजोनेंस ओके। फिर कुछ चीज़ों के बारे में बात किया था मैंने, डॉपलर इफेक्ट के बारे में बात किया। डॉपलर इफेक्ट क्या है? सिंपल सा कि इफ़ आई एम कॉलिंग यू, आई एम कॉलिंग द नेम ऑफ रिकी फॉर एग्जांपल, मैंने बोला रिकी, तो मैं अगर इफ़ रिकी, इफ़ लेट्स से फॉर एग्जांपल दीज आर द टू सोर्सेज, ये रिकी हैं, ये रिकी हैं, ये मैं हूँ यहाँ पे, सर खड़े यहाँ पे। अब रिकी सर को बुला रहे हैं तो ऑब्वियसली कुछ साउंड रिकी के पास जाएगा। बट इफ़ रिकी इज ऑल्सो मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इफ रिकी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद 1 मीटर पर सेकेंड और 1 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो ये साउंड जो होगा वो उसका कुछ इफेक्ट पड़ेगा, चेंज हो जाएगा ना इफेक्ट, आवाज़ उस तरह से नहीं जाएगी, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं क्या? डॉपलर इफेक्ट। ये लाइट में भी होता है, इसमें होता है। उसके बाद शॉक वेव्स क्या होती हैं? जब बहुत तेज़ रफ्तार में कोई सुपरसोनिक जेट जाएगा तो वो साउंड बैरियर को तोड़ देता है, 322 मीटर पर सेकेंड उस बैरियर को तोड़ देता है, उसको बहुत ज़्यादा आवाज़ क्रिएट होती है, उसको बोलते हैं साउंड वेव्स। और फिर एक कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको ओवरऑल। अच्छा ये बात किया, जो टेलीविज़न होता है, जो टेलीविज़न होता है वो टेलीविज़न का जो सिग्नल होता है बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि अर्थ, मैंने बताया था अर्थ क्या होता है, अर्थ फ्लैट होता है। फ्लैट नहीं है अर्थ कर्व्ड है। तो अगर हमने यहाँ सैटेलाइट लगाई है तो ये सैटेलाइट कितना एरिया कवर करेगा? ओनली इतना एरिया कवर करेगा, इससे ज़्यादा नहीं कवर करेगा तो बाहर आ जाएगा वो, ठीक है। तो वो सिर्फ इतना एरिया कवर कर पाएगा, इसीलिए हमें सिर्फ एक सैटेलाइट से काम नहीं चलेगा,
यानी कि आपका जो टेलीविज़न है बहुत ज़्यादा हर जगह कास्ट नहीं कर सकता। कहने का मतलब क्या है, अगर इंडिया में कोई लाइव टेलीकास्ट हो रहा है तो वो वहाँ पर नहीं हो पाएगा, इंटरनेट के थ्रू हो सकता है, अदरवाइज ऐसे डायरेक्टली टेलीकास्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो आपने दूसरा सेटेलाइट लगाना पड़ेगा। और इंटरनेट कैसे चल रहा है, एक सेटेलाइट थोड़ी ना है, बहुत सेटेलाइट है ना। स्टारलिंक का कितने सारे सेटेलाइट है ना, स्टारलिंक है ना, स्टारलिंक किसका प्रोजेक्ट है भाई, एलॉन मस्क वाला। ठीक है, स्पेस एक्स। अभी देखा आपने सुनीता विलियम्स है ना, वो आ गई वापस, देखा आपने सुनीता विलियम और विलमोर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है ना। अब इंटरनेट से जैसे अब मान लीजिए यहाँ हमने इंडिया में लाइव कर दिया अपनी क्लास, तो वहाँ पे अमेरिका में कोई कैसे देख पा रहा है, क्योंकि वो पूरा कनेक्टेड है, एक सेटेलाइट से नहीं हो सकता, क्योंकि अर्थ क्या है, कर्व्ड है। इसके बारे में बात किया था हमने। ठीक है, और एक और मैंने बात किया था कि ओवरऑल ये तो बताया था मैंने कि 20,000 हर्ट्ज आप सुन सकते हो। बाकी मैंने बात किया था, हाँ ठीक है, मैंने TIR के बारे में बात की, TIR नीचे मिलेगा आपको। ठीक है, मरकरी के बारे में बताया था। मरकरी जो होती है बताया था मैंने, मेटल होता है जो कि लिक्विड मेटल है, लेकिन एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, तो 27 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है उसको रूम टेम्परेचर बोलते हैं। ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन इज द नॉन मेटल विच इज़ ऑल्सो लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर, तो ब्रोमीन नॉन मेटल है। बाकी जो मरकरी होता है ना, मरकरी का इस्तेमाल हम लोग थर्मामीटर में करते हैं, पर मरकरी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या होता है, -39 डिग्री सेल्सियस या -40 डिग्री सेल्सियस। तो अब इससे नीचे का अगर हमें टेम्परेचर मापना है तो हम नहीं कर सकते। अगर हम रशिया में चले गए, साइबेरिया में चले गए, वहाँ टेम्परेचर नापना है तो अब मरकरी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ तो ख़राब हो जाएगा। देन व्हाट विल यूज़ दी अल्कोहल थर्मोमीटर। इसका जो कितना होता है, इसका ओवरऑल -115 होता है, इतना तक हम इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मरकरी से डिजीज़ कौन सी हो जाती है, मिनीमाता डिजीज़ हो जाती है, मिनीमाता कन्वेंशन भी हुआ था। ठीक है, व्हाट इज़ द स्पेसिफिक हीट, इसके बारे में कई बार बात कर चुके हैं कि पानी की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होती है सिलिका या रेत से। स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ कितनी जल्दी गर्म होगी, कितनी जल्दी ठंडी होगी। पानी बहुत देर में गर्म होगा, बहुत देर में ठंडा होगा, यानी कि उसकी स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा है। सिलिका रेत बहुत जल्दी ठंडी होगी, बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी। इसलिए पॉपकॉर्न बनाने में देखा होगा आपने, सिलिका का इस्तेमाल करते हैं, रेत का इस्तेमाल, मतलब वहाँ पे ऐसा मॉल में नहीं करेंगे रेत का इस्तेमाल, मॉल में तो मशीन आती है, बट ऐसे कहीं आपने लोकल में कहीं देखा होगा, तो वो ये चीज़ें हैं। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम डेंसिटी बोलते हैं, ये पता है हमें। फिर बात किया था हमने थर्मल एक्सपेंशन की। हमें पता है कि अगर डेंसिटी को अगर इफ़ वी आर हीटिंग समथिंग, तो उसकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी, वॉल्यूम बढ़ जाएगा हीट करने से, हमको पता है। तो कहने का मतलब है, अगर वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस पे, और 100 डिग्री सेल्सियस उसको हम 4 डिग्री सेल्सियस लेके आए हैं, यानी उसको हम जमा रहे हैं, फ्रीज़ कर रहे हैं। फ्रीज़ करने में क्या होगा, उसकी डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, नॉर्मल केस है। ठीक, बट एक एनॉमली आती है व्हेन वी फ्रीज द वाटर फ्रॉम 4 to 0 डिग्री सेल्सियस। अब देखो 100 से 4 लाने में डेंसिटी बढ़ी है, डेंसिटी बढ़ने का मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम कम हो गया। बट देयर इज अ केस दैट फ्रॉम 4 to 0 उसकी डेंसिटी बढ़ती नहीं है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। दिस इज नोन एज द एनॉमली ऑफ द वाटर। यानी कि उसका जो वॉल्यूम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है ना, 4 से 0 के बीच में, ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन ये 3 तरह का होता है, लीनियर, सुपर और क्यूबिकल, अल्फा बीटा गामा। इसका A1:2:3, ये रेशियो याद रखिएगा बस। ठीक है, क्लियर। अच्छा, कंडक्शन कन्वेक्शन तो बता ही दिया था हमने, शायद पहली क्लास में शायद नहीं बताया था। कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन में आपको कुछ मटेरियल चीज़, जैसे वही रॉड वाला एग्जांपल, एक रॉड है, अगर रॉड का A एंड गर्म किया जाएगा तो B एंड गर्म हो जाएगा अपने आप, तो वो हो गया कंडक्शन। ठीक है, फिर बात करते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या हो रहा है, कन्वेक्शन के केस में हमने एक पॉट लिया और उसमें इस पॉट में पानी भर दिया। ठीक, ये मॉलिक्यूल्स हैं। अब पानी का जब ये जो नीचे वाला मॉलिक्यूल A मॉलिक्यूल गर्म होगा तो ये B मॉलिक्यूल को भी गर्म कर देगा, तो वो कैसे कर रहा है, बाय दी कन्वेक्शन। और रेडिएशन तो आपको पता ही है, रेडिएशन क्या होता है, जो सन से जो एनर्जी आ रही है उसके लिए मीडियम नहीं चाहिए उसको, वैक्यूम में भी वो जा सकती है। ठीक है, फ्यूज़न और फिजन का पता ही आपने, फ्यूज़न क्या होता है, जब दो चीज़ें जुड़ती हैं उसको फ्यूज़न बोलते हैं। और फ्यूज़न का इस्तेमाल जैसे हाइड्रोजन हीलियम बना रहा है सन के, ये सन का सोर्स, सन की सोर्स का एनर्जी है, सन की एनर्जी का सोर्स है। ठीक है, और न्यूक्लियर फ्यूजन होता है हाइड्रोजन एटम में, हाइड्रोजन बॉम्ब। अगर आपको हाइड्रोजन बॉम्ब बनाना है, ठीक है, ब्रेमिथ लेप्चा, इफ़ यू वांट टू मेक हाइड्रोजन बॉम्ब, कैसे बनाओगे, न्यूक्लियर फ्यूजन कैसे बनाओगे। और अगर आपको एटॉमिक बॉम्ब बनाना है तो क्या बनाओगे, वो न्यूक्लियर फ्यूजन करोगे। फ्यूजन का मतलब होता है तोड़ना। अगर आपको एटॉमिक अगर आपको हाइड्रोजन बॉम्ब को ट्रिगर करना है, जलाना है, ओपन करना, ऑपरेट करना है, उस टाइम पे पहले एटॉमिक बॉम्ब लगाना पड़ेगा, आपको ब्लास्ट करना पड़ेगा, तब वो हाइड्रोजन बॉम्ब को ट्रिगर करता है।
और न्यूक्लियर रिएक्टर में जहाँ से हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो वो उस कंडीशन में वहाँ पर भी हम न्यूक्लियर फिजन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और अगर आपको एटम बम बनाना है तो उस समय यूरेनियम को आपको मोर देन 90% इनरिच करना पड़ेगा, ठीक है। वेपराइजेशन, कूलिंग, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। सब्लिमेशन तो पता ही है आपको, डायरेक्टली कोई चीज़ कन्वर्ट हो जाए, जैसे सॉलिड या ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या बोलते हैं? ड्राई आइस किसको बोलते हैं? ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ड्राई आइस बोलते हैं, ठीक है। और ये डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ये कन्वर्ट हो जाता है वेपर में, ठीक है। तो ये क्या सब्लिमेशन है। ये कैम्फर ले लिया आपने, कैम्फर भी डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है वेपर में। नेफ्थलीन बॉल्स डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है वेपर में, ठीक है। बाकी तो बताइए आपको, गर्मी में आप डार्क कलर के कपड़े नहीं पहनोगे, लाइट कलर के कपड़े पहनोगे, क्योंकि लाइट कलर के कपड़े क्या करते हैं, हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, डार्क कलर के कपड़े अब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। ओके। और बाकी पता है आपको, अगर सॉल्ट ऐड कर दोगे वाटर का तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बढ़ जाएगा। लेकिन अगर सॉल्ट ऐड कर दिया आपने आइस में तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तभी हम लोग ऐड करते हैं उसको। बाकी अगर आप बहुत ज़्यादा हिल पे चले गए तो उस कंडीशन में जो उसका जो खाना है वो उसका जो आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर वो क्या होगा, उसमें प्रेशर जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा। और एक और ये बताना चाहिए, क्लाउडी नाइट क्या होती है? अगर आप ओवरऑल ये अर्थ है और अर्थ के ऊपर क्लाउड्स हैं, तो क्लाउड्स क्या करेंगे, जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन रात को वापस जानी है अर्थ से निकल के, ठीक है, जो दिन में आई थी उसको रोक लेंगे, तो क्लाउडी नाइट्स आपके लिए वार्मर होंगी। पर अगर क्लाउडलेस नाइट है, यानी कि क्लाउड अर्थ है पर ऊपर क्लाउड नहीं है, तो उस कंडीशन में टेरेस्ट्रियल रेडिएशन चली जाएगी वापस अर्थ से, तो वो ज़्यादा चिली नाइट्स होंगी, कोल्ड नाइट्स होंगी, शिवियर नाइट्स होंगी, ठीक है। लाइट के बारे में बताया था कि लाइट का डुअल नेचर होता है, वेव होता है, पार्टिकल होता है, ठीक है। ल्यूमिनस बॉडी जो चमकती हैं, नॉन ल्यूमिनस जो चमकती नहीं है। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ओपेक क्या होता है? ट्रांसपेरेंट जैसे मेरा चश्मा, ये वाला जो चश्मा मैंने लगाया है ट्रांसपेरेंट है। देखो सब लोग यहाँ पे, पहले एवरीवन पे अटेंशन, ये चश्मा जो ट्रांसपेरेंट है, ये वाला कौन सा है? ये ट्रांसल्यूसेंट है, ये थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, ठीक है। और उसके बाद ओपेक कौन सा हो गया? मैं पूरा आंखें बंद कर लूँगा तो वो ओपेक हो गया, ठीक है। दिस इज़ वन थिंग। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करती है, 3 चीज़ समझेंगे यहाँ पे। देखो ये चीज़ तो समझ लो, ये जब लाइट प्रिज्म से जाती है तो उसको बोलते हैं डिस्पर्जन, ठीक है। लाइट अगर कॉर्नर पे बेंड हो रही है, चाहे लाइट हो चाहे साउंड हो, इफ इट इज़ बेंटिंग ऑन द कॉर्नर उसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। इफ द लाइट इज बेंटिंग ऑन द कॉर्नर, ऑन द एजेस, दैट्स नोन एज द डिफ्रैक्शन। नेक्स्ट व्हाट इज द रिफ्रैक्शन, जब लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाए, जैसे यहाँ से रेयर से डेंस में जा रही है तो थोड़ा सा मुड़ जाएगी, फिर उसके बाद फिर से जाएगी, दिस इज नोन एज द रिफ्रैक्शन। तो दिस इज द रिफ्रैक्शन, दिस इज द डिफ्रैक्शन एंड देन दिस इज द डिस्पर्जन, ठीक है। डिस्पर्जन होता है प्रिज्म में। डिफ्रैक्शन क्या होता है? बेस्ट एग्जांपल ऑफ द डिफ्रैक्शन इज, आपका रूम के बगल का जो कमरा है, ठीक है, अपने रूम की लाइट बंद कर दो आप, और अपने बगल के जो रूम है उसकी लाइट ऑन कर दो, तो आप देखोगे कि आपके रूम में थोड़ी सी लाइट आ रही है, ठीक है, नीचे से आ रही। कहाँ से आ रही है? वो आ रही है डोर के नीचे से। सो दैट इज बिकॉज ऑफ द डिफ्रैक्शन। सो ऑन द along the edges, along the corner, if you are having some sort of sound from there, light from there, that's known as the diffraction, ठीक है। बाकी मैंने बताया था कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। कॉनकेव मिरर जो है शेविंग मिरर इस्तेमाल करते हैं, उसका डेंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं। कॉनकेव जो है वो आपका कॉनकेव कन्वर्जिंग है और वो ये वाला डाइवर्जिंग हो जाएगा, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर का जो कार का जो पीछे वाला जो मिरर होता है, रियर मिरर, वो होता है कॉन्वेक्स होता है। कार का जो बेसिकली हाँ, कार का जो हेड वाला होता है वो होता है आपका, कार की हेडलाइट का जो होता है वो कॉनकेव होता है। तो ये कॉनकेव हेडलाइट वाला आएगा, हेडलाइट यहाँ पे आएगा, ठीक है। ब्लाइंड टर्न जो होता है, एकदम से मोड़ होते हैं, वहाँ पर भी कॉन्वेक्स लगा होता है, ठीक है। ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको पता होना चाहिए कि TIR के बारे में क्या होता है। TIR थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। TIR क्या होता है? TIR क्या होता है? जब लाइट एक मीडियम से आए और दूसरी मीडियम में वापस ले जाए बियॉन्ड द क्रिटिकल एंगल, उसको बोलते हैं TIR। एग्जाम में क्या आता है? TIR का यूज़ क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं इसको, इसका यूज़ क्या है?
डायमंड चमकता क्यों है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, ठीक है। मिराज होता है उस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। सोप बबल कैसे बनता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। कोई भी चीज़ चमक रही है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। आपने सुना होगा आपके घर में इंटरनेट आता है ऑप्टिकल फाइबर केबल से आता है इंटरनेट। आप जियो का फाइबर केबल लगाओ आपके यहाँ पे, तो वो जो जियो का फाइबर केबल है ना, वो उसमें क्या हो रहा है, उसमें TIR हो रहा है। और मैंने बताया था इंडोस्कोपी के बारे में, इंडोस्कोपी, ठीक है। मान लीजिए आपका कोई बॉडी पार्ट में कोई इशू हो गया, कुछ भी हो गया, नाउ डॉक्टर इज वांट टू चेक इट आउट वेदर डज एनी इशू। अब दिव्या को तो पता होगा इंडोस्कोपी के बारे में। दिव्या, हाँ दिव्या ने की इंडोस्कोपी, ठीक है। तो दिव्या इंडोस्कोपी के टाइम पे एक मटेरियल को खिलाते हैं, मटेरियल को देते हैं। कौन सा मटेरियल है वो? एक दी जाती है, क्या देते हैं उसमें? बी से नाम है उसका, ताकि लुब्रिकेशन की तरह काम करे वो, ऐसा मतलब बढ़िया सा हो जाए। दिव्या, शायद मेरी आवाज़ नहीं जा रही उन तक। बेरियम, बेरियम देते हैं हम लोग, ठीक है। और ब्रोमीन क्या था? ब्रोमीन वो लिक्विड था, है ना, नॉन मेटल रूम टेम्परेचर पे, ठीक। तो इंडोस्कोपी में बेरियम दिया जाता है। तो उस टाइम पे इंडोस्कोपी क्या करती है, एक वायर होता है, उसमें कैमरा लगा होता है, वो बॉडी के अंदर जाता है ताकि बॉडी पार्ट को सब देखा जा सके। तो इंडोस्कोपी के टाइम पे जो जिसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं मतलब ऑर्गन्स को देखने के लिए, स्पेशली एग्जैक्ट TIR तो नहीं होता, पर लिवर को या उसको देखने के लिए हम TIR का इस्तेमाल वहाँ भी करते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। बाकी आपके सोप बबल में इन सब चीज़ होगा। तो क्या लिखा हुआ है? विजुलाइजिंग द इंटरनल साइड्स ऑफ द बॉडी डॉक्टर्स यूज द इंडोस्कोपी, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो क्या होता है? कन्वर्जिंग होता है। कॉनकेव जो होता है वो डाइवर्जिंग लेंस होता है। बस इतनी चीज़ें यहाँ से पता होनी चाहिए। देखो पूरा खत्म हो गया। पावर लेंस, कल पावर ऑफ लेंस को डायोप्टर्स नापते हैं। पावर ऑफ लेंस इक्वल टू 1/4 फोकल लेंथ होता है, ठीक है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट बता दिया अभी, थ्रू द प्रिज्म होता है डिस्पर्जन, डिफ्रैक्शन सब बात कर चुके हैं। RGB लाइट, प्राइमरी कलर के बारे में बात कर चुके हैं। विबग्योर के बारे में बात कर चुके हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट मैंने बताया था कि जो सनसेट के समय और सनराइज़ के समय जो रेडनेस होती है सन में, वो होती है किसकी वजह से? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, ठीक है। और जो आपको वो दिख रहा है, क्या रेनबो दिख रहा है, वो क्यों दिख रहा है? बिकॉज ऑफ दी TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की रेनबो दिख रहा है। रेनबो हमेशा कहाँ मिलेगा आपको? आप सन के अपोजिट साइड में रेनबो मिलेगा, सन के साइड में नहीं मिलेगा आपको। स्काई ब्लू कलर का क्यों दिखता है? क्योंकि ब्लू कलर की स्कैटरिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। विबग्योर में आ गया ना, विबग्योर, रेड की स्कैटरिंग कम होगी, ब्लू की स्कैटरिंग ज़्यादा होगी, इसलिए स्काई जो है ब्लू में दिखाई पड़ता है। और बाकी मैंने बताया था कि जब सन आया नहीं है, सन हैज़ नॉट राइजन और सन हैज़ नॉट सेट, इवन दो आपको सन दिख रहा है ना, शाम को सुबह सुबह 5 बजे आपको सन दिखने लगता है, रोशनी आ जाती है। तो रोशनी कैसे आई? क्योंकि डिफ्रैक्शन हो रहा है। और डिफ्रैक्शन कैसे हुआ? वही वाला जो डोर के नीचे से लाइट आ रही है ना, वो भी तो डिफ्रैक्शन ही है। अब बल्ब तो दूसरी जगह लगा हुआ है, पर आपको लाइट कैसे आ गई कमरे के अंदर? क्योंकि वो डिफ्रैक्शन हो रहा है। डिफ्रैक्शन क्या था फिर से समझ लो, वही वाला, ये वाला यहाँ पे भूल जाते हो। ये देखो ऊपर था, कहाँ गया, कहाँ गया डिफ्रैक्शन? अरे ये भी तो था, चला गया कहीं पे। ये वाला, ठीक है। और अच्छा वहाँ बताया था, अगर आपको याद होगा, मैंने इंटरफेरेंस के बारे में बताया था। जब दो चीज़ें मिलती हैं, अगर दो सोर्सेस, फॉर एग्जांपल यहाँ तो लाइट मान लीजिए एक सोर्स से आ रही है, अगर मैं यहाँ पे दो सोर्स लगा दूँ, ठीक है, एक यहाँ पे A सोर्स ये है, एक B सोर्स ये है, और A सोर्स से भी लाइट जा रही है यहाँ पे, B सोर्स से भी लाइट जा रही है, तो वो दोनों आके मिल जाएंगी। तो अगर सेम फेज में मिलेंगी तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर डिफरेंट फेज पे मिल रहे हैं तो उसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सेम फेज में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी। इसकी इंटेंसिटी क्या होगी? इसकी इंटेंसिटी कम होगी, ठीक है। बात कर चुके हैं सब, ये कल बात की सब, कल बहुत पढ़ाए थे। हमको पता था कल कोई आया नहीं, इसलिए कल में सब पढ़ा डाला, कुछ बचा नहीं। फिर माइक्रोस्कोप के बारे में बात किया था मैंने कि ओवरऑल, अच्छा ये बात किया था कि ये याद कर लीजिएगा कि ओवरऑल जो आई के जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट पार्ट होते हैं, उनका यूज़ क्या है। देन आई हैव टॉक्ड अबाउट ओवरऑल कि हमारा जो विज़न है वो कैसा है, हमारा स्टीरियोट्रॉपिक विज़न है, यानी कि दो आइज़ है हमारे पास, आपके पास भी दो आइज़ होंगी, और ये दोनों आइज़ क्या होती हैं? एक ऐसे फोकस करती है। देन वी आर एबल टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। माइक्रोस्कोप में सिंपल, कंपाउंड और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सिंपल से थोड़ा दिखेगा, कंपाउंड से और अच्छा दिखेगा, आपको छोटी छोटी चीज़ें दिखेंगी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से बहुत अच्छे से दिखेगा।
ठीक है। और इधर को सब लिखा है डायमंड क्यों चमकता है, क्योंकि ये TIR होता है। कहाँ लिखा TIR, ये TIR होता है इसमें। ऑप्टिकल फाइबर में सब जगह TIR हो रहा है, एकदम मज़ेदार चीज़ है। बाकी ये तो अधिक बात है, ठीक है। दो हमने आपकी कितनी सहायता कर दी, मज़ा आया नहीं आया, पूरा रिवाइज कर दिया। देखिए आपके लिए इतना हम कर रहे हैं, थैंक यू बोल दीजिए आप, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो कल हम क्या करने वाले हैं, कल हम केमिस्ट्री करने वाले हैं। केमिस्ट्री में भाई हमारे पास एटलीस्ट 60 पेज हैं, नहीं 60 नहीं है, कितने पेज है केमिस्ट्री में, 12-13 क्लास हो गई हैं, हम इसको आराम से पढ़ेंगे अब। और जो टाइम बचेगा हमारे पास हम उसमें रिवाइज करेंगे, ठीक है, जो पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे। सो वी हैव 60 पेजेस हैं, 60 पेजेस हमारे पास, ठीक है। ओके, हैप्पी हैप्पी एवरीवन, हैप्पी, डू लाइक दिस, हैप्पी, ठीक है। ओके, देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। कल आते हैं, मिलते हैं आपसे। और बाकी आई हैव शेयर द नोट्स, तो बायो घटना चक्र लगाते रहिए आप। बायो के नोट्स मैंने शेयर कर दिए हैं, वो एडिटेड वाले आज, ठीक है। और एक क्लास मैंने नहीं ली थी ज्योग्राफी में, वो सिक्किम का जो ज्योग्राफी है ना, मतलब एक्चुअल वहाँ की जो ज्योग्राफी टोपोग्राफी है, वो क्लास नहीं ली थी। किसी दिन बोलोगे तो उसको ले लिया जाएगा यूट्यूब पे जैसे भी, तो अदरवाइज उसको पढ़ लीजिएगा। तो सिक्किम का जो स्टैटिक पार्ट है, जो जीके में आएगा, जो जीएस में आएगा आपके, वो वहाँ से कवर कर लोगे आप लोग। एवरीवन ओके, सोना, रिकी, रिया, मिमित, सब ठीक है, दिव्या, तो वो वहाँ से वो कंप्लीट कर लोगे। बाकी मैंने बायो का शेयर कर दिया है, फिजिक्स का शेयर कर दिया है, केमिस्ट्री का मैं थोड़ा सा और हाईलाइट करके अपडेट करके मैं उसको कल तक शेयर कर दूँगा, ठीक है। बाकी जिन्होंने कल क्लास नहीं देखी है, मैंने टेलीग्राम पर भी डाल दिया उस क्लास को, और मैंने ऐप पर भी डाल दिया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करिए, खुश रहिए, खाते पीते रहिए, एंजॉय करिए और मस्त रहिए। मिलते हैं आपसे। दिस इज मोहित तिवारी साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।